महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। हमारी दुनिया द्वंद्वात्मक, अकेला कोई नहीं। सुख है तो साथ में दुख है, हर्ष है तो साथ में शोक भी है। सब द्वंद्व द्वंद्व जोड़े ही जोड़े हैं, अकेला नहीं है। तो फिर समस्या है तो समाधान भी, दोनों है। अगर कोई समस्या हो तो आदमी जी नहीं सकता, कोरा समाधान हो तो फिर जरूरत ही नहीं रहती समस्या के बिना। समस्या भी है, समाधान भी है। हमें ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना है जो समस्या को ठीक समझ सके और उसका समाधान खोज सके। गांवों की यात्रा कर रहे हैं, गांव में भी अनेक लोग आते हैं, समस्या रखते हैं। और समस्या तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। गांव में भी है, जंगल में भी है, पृथ्वी पर भी है, पहाड़ पर भी है, धरती पर भी है, सब जगह समस्याएं हैं। एक आदमी बैलगाड़ी में सारा सामान लेकर जा रहा था। रास्ते में एक समझदार आदमी मिला, पूछा कहाँ जा रहे हो? कि जंगल में जा रहा हूँ। क्यों? कि गांव में गंदगी बहुत है, इसलिए जंगल में जा रहा हूँ। उसने कहा वापस चलो, गंदगी आदमी तो पैदा करता है, जंगल को साफ रहने दो, तुम वापस गांव में ही जाओ, जंगल में मत जाओ। बस आदमी जाएगा तो गंदगी पैदा होगी। कभी कभी हम लोग ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, बहुमंजिले मकान है, उनके नीचे जब रहने का मौका मिलता है तो दुर्गंध आती है। अब जहाँ सैकड़ों सैकड़ों लोग ऊपर रह रहे हैं तो गंदा पानी, नाला सब कुछ आता है, तो आदमी है वहाँ गंदगी भी होगी, सफाई है, गंदगी भी है, दोनों है। तो हमें जीवन में समाधान खोजने का प्रयत्न करना सीखना है, समस्या को ठीक समझना और उसका समाधान खोजना। मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ ये बात कम जुड़ी हुई है। आजकल शिक्षा की बहुत शाखाएं हैं, मैनेजमेंट, प्रबंधन की शिक्षा भी होती है, किंतु ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि मैनेजमेंट के तो प्रोफेसर है पर अपने जीवन को मैनेज करना नहीं जानते। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट नहीं है। केवल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं पर अपने जीवन का प्रबंधन नहीं है। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान हो जाएगा या कुछ अर्थ अर्जन में सहयोग मिलेगा, पर उसका जीवन कभी सुखी नहीं बनेगा, शांतिमय नहीं होगा। हमें प्रबंधन की कला सीखनी है तो स्व प्रबंधन की कला भी साथ में सीखनी है। हम अपने जीवन का प्रबंधन कैसे करें, लाइफ मैनेजमेंट कैसे करें, जीने की कला कैसे प्राप्त करें, उसको सीखना है। मुझे लगता है कि जब तक अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की कला हाथ में नहीं आती, वह
न स्वयं सुख शांति का जीवन जी सकता और न दूसरों को सुख शांतिमय रहने देता। और बहुत सारी विद्याएं पढ़ी जाती है, और ऐसे लोगों को मैंने तो बहुत देखा है, बहुत संपर्क में आए हैं। ऐसे डॉक्टरों को भी देखा कि दूसरों की चिकित्सा करते हैं, स्वयं बीमार हैं। दिल्ली में एक अध्यात्म साधना केंद्र है अपने समाज का। वहाँ हृदय रोग और प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चलता है। एक बार हम लोग दिल्ली से आ रहे थे और हरियाणा के पास पहुँचे तो जो प्रशिक्षक हैं वे सब शिविरार्थियों को लेकर आए, हृदय रोगियों को लेकर आए, जिनका प्रयोग अध्यात्म चिकित्सा के द्वारा हो रहा था। मैंने देखा उसमें 10 डॉक्टर थे, और वे डॉक्टर भी जो हृदय के चिकित्सक हैं वे भी शामिल थे। दूसरों के हृदय की चीरफाड़ करते हैं, चिकित्सा करते हैं, और स्वयं हृदय के रोगी हैं। हमें समस्या को समझना है कि हम दूसरों को ही देखें और अपने को न देखें, कभी समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान तब होता है कि अपने को भी देखें और दूसरे को भी देखें। केवल अपने को देखना भी पर्याप्त नहीं और केवल दूसरे को देखना भी पर्याप्त नहीं है। दोनों अधूरी बातें हैं। दोनों को एक साथ देखना, अपने आप को भी देखना और दूसरे को भी देखना, तो कोई समाधान हो सकता है। अगर विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही ये स्ट्रेस मैनेजमेंट या इमोशन पर कंट्रोल ओवर इमोशन ये बातें सिखा दी जाए तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। अन्यथा आज अहंकार बहुत बढ़ रहा है, आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है, और चुनाव के दिनों में तो खुलकर सामने आकांक्षाएं आती है। सत्ता आने के बाद भी आकांक्षाएं, धन की आकांक्षा और सत्ता की आकांक्षा, क्योंकि अहंकार प्रबल है। राजस्थान की एक कहानी है। एक लड़का जा रहा था, उम्र ज़्यादा नहीं थी, 10-12 वर्ष का था। रास्ते में भूख लग गई, प्यास लग गई। सोचा क्या करूं। इधर उधर देखा, थोड़ी दूर गया तो एक टीला था, बालू का टीला, और टीले पर एक झोंपड़ी। सोचा कोई आदमी रहता है, जाऊं। ऊपर गया, देखा तो एक बाबा बैठा था। उसने नमस्कार किया और बोला, बाबा भूख बहुत लग गई है, प्यास भी लगी है। तो बाबा ने कहा, अच्छा है, लो रोटी खाओ। रोटी दे दी, पानी पिला दिया। बाबा ने देखा लड़का अच्छा लग रहा है, तो बाबा बोला, चेला बनेगा क्या? बोला क्या होता है? तो उसने कहा 2 होते हैं, एक होता है गुरु और एक होता है चेला। कि काम क्या है? कि गुरु का काम है हुक्म चलाना और चेले का काम है हुक्म मानना। लड़का होशियार था, बोला बाबा 5 मिनट बाहर जाकर सोच लेता हूँ, फिर उत्तर दूंगा। बाहर चला गया, 5 मिनट बाद फिर आया, बोला सोच लिया? कहाँ सोच लिया? क्या सोचा? कि गुरु बनाओ तो मैं बन जाऊँ, चेला तो नहीं बन। अहंकार आदमी में प्रबल होता है, विनम्रता बड़ी मुश्किल से आती है, और अहंकार होता है। हर कोई आदमी बड़ा बनना चाहता है। आज यही तो समस्या है कि हर कोई बड़ा बनना चाहता है। धनवान लोगों में होड़ है कि पहले नंबर का कौन, बस ये होड़ चल रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों में यही होड़ है, और ये मीडिया वाले छापते रहते हैं कि आज पहले नंबर का वह है, आज वह है, बदलते भी रहते हैं। ये गणित बदलता भी रहता है, और जब शहरों की उथल पुथल में तो पता नहीं कितने गणित बदल गए हैं सारे। तो पहले नंबर का होना चाहता, अहंकार होता है। हम बौद्धिक विकास के साथ साथ अगर विद्यार्थी में
इन संस्कारों के बीजों का वपन करें और इन संस्कारों को जमा सके कि विनम्रता, विनम्रता जीवन की सबसे बड़ी संपदा है कि विनम्र होना, उद्दंड और उद्दंड नहीं होना। उद्दंड लठबाज, राजस्थानी का सब चलता है, लठबाज नहीं होना। राजस्थानी का एक दोहा भी चलता है कि जब उद्दंड होता है, उद्दंडता अहंग होता है, तो फिर ये होता है, फिर कहता तुम आओ डग एक तो और हम आए डग अठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। ये अहंग की भाषा भी चलती है, अहंकार भी चलता है। विनम्रता मानता हूँ विद्या का बड़ा एक गुण है और प्राचीन साहित्य में, संस्कृत साहित्य में सदा ये शिक्षा दी गई कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनय सिखाती है। आज की स्थिति तो भिन्न है। हमने आचार्य तुलसी के साथ जो बहुत यात्राएं की, यात्राओं में देखा कि कॉलेज में गए तो बोले आज तो यहाँ नहीं हो सकता, क्यों? कि पुलिस का पहरा है। क्या हुआ कि छात्रों ने प्रिंसिपल पर प्रहार कर दिया, कहीं वाइस चांसलर के पीछे भी पुलिस का पहरा है। विनय नहीं आ रहा है, जो जीवन की एक बड़ी विशेषता है। इसको अगर समझ सकें तो विनय के द्वारा जो सफलता मिलती है उद्दंडता के द्वारा कभी नहीं मिलती। किंतु आज तो विनय नहीं सिखाया जाता, शुरू से ही उद्दंडता आती है, क्योंकि विनय का शिक्षण नहीं होता। दूसरी बात है कि क्रोध कम हो, आवेश पर नियंत्रण। एक विद्या के साथ, बौद्धिक विकास के साथ आवेश पर नियंत्रण होना चाहिए। मैंने शायद सैकड़ों लोगों से सुना कि मैंने अपने लड़के को पढ़ाने के लिए इतना खर्च किया, बहुत पढ़ गया, अच्छा हो गया, पर घर में वह तो इतना गुस्सा करता है कि सारे घर के वातावरण को ही उसने बिगाड़ दिया। बड़ी समस्या हो गई। क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार पर नियंत्रण और लोभ पर भी नियंत्रण, आकांक्षाओं पर भी नियंत्रण। ये तीन नियंत्रण की शक्तियां आ जाए। नियंत्रण की शक्ति जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है कि आदमी अपने पर नियंत्रण नहीं कर सकता, अपने इमोशन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। इन शक्तियों का विकास हो जाए। पर मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये केवल पुस्तक पढ़ाने से नहीं होता, ये चेतना का रूपांतरण है, चेतना को बदलना है, चेतना को बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसका रूपांतरण करना है, और यह प्रयोग के द्वारा संभव है। जब तक हम प्रयोग न करें, केवल पुस्तक पढ़ें, उससे नहीं होगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि द्रोणाचार्य ने एक दिन पाठ पढ़ाया। पढ़ने वाले कौरव और पांडव, राजपुत्र। पाठ पढ़ाया कि कोपम मा कुरु, क्रोध मत करो। कितने अक्षर? कोपम 2, मा 3, कुरु 2, 5 अक्षर का पाठ। कोपम मा कुरु संस्कृत का वाक्य है। पाठ पढ़ाया। दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने पूछा, बोलो पाठ याद हो गया? सब ने कहा याद हो गया। एक युधिष्ठिर बोले मुझे याद नहीं, याद नहीं हुआ। अच्छा कर लेना। तीसरे दिन फिर पूछा कि बोलो पाठ याद हो गया? सब ने कहा हाँ, हमने पहले ही कह दिया। युधिष्ठिर से पूछा तो उसने कहा याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य को भी गुस्सा आ गया। बोले कैसा आज?
लड़का है, छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ। अब आवेश गुरु को, पढ़ाने वाले को नहीं आना चाहिए, पर जब तक कंट्रोल नहीं होता आ जाता है। पाठ तो पढ़ा रहे हैं, कोपम महाकुरु, और स्वयं क्रोध में आ गए और एक चांटा जड़ दिया। युधिष्ठिर शांत रहे और बोले मुझे पाठ याद हो गया। द्रोणाचार्य के कैसे हो गया? अभी तो तूने कहा था पाठ याद नहीं हुआ, अब हो गया। बोला गुरुदेव बात यह है कि शब्द अक्षर तो 5 थे, कभी का याद हो गया, किंतु जब तक मेरे सामने कोई प्रसंग न आए तब मैं कैसे कहूँ याद हो गया। प्रसंग आया, आपने मारा, थप्पड़ मारी और मैंने क्रोध नहीं किया, अब मैं कह सकता हूं कि पाठ मुझे याद हो गया। यह है प्रायोगिक बात। प्रयोग किया और पाठ याद हो गया। कोरा शब्दों का नहीं होता, तो इसलिए आवश्यक है कि हमारी शिक्षा के साथ एक जो कमी है उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वह कमी यह है कि बौद्धिक विकास तो बहुत होता है, और विज्ञान की भाषा में, मस्तिष्क विज्ञान की भाषा में कहूँ तो लेफ्ट हेमिस्फीयर का विकास तो बहुत होता है। हमारा जो बायां पटल है उसका विकास तो बहुत होता है, किंतु जो दायां पटल है, जो एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जिम्मेवार है, उसका विकास नहीं हो रहा है। जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी, अच्छे व्यक्तित्वों का निर्माण नहीं हो सक रहा है। बौद्धिक व्यक्तित्वों का बहुत निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का हो रहा है, किंतु वैसे व्यक्तित्वों का निर्माण नहीं हो रहा है। हम जब अहमदाबाद में थे तो इसरो के वैज्ञानिक भी हमारे संपर्क में आए, दिल्ली में भी अनेक वैज्ञानिक संपर्क में आए, और एक वैज्ञानिक आया, आकर बोला कि आप अपने प्रशिक्षक को हमें दें जिसे हम 16,000 की फीट की ऊंचाई पर जो सैनिक रहते हैं, 12,000 16,000, वहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं क्यों? कि वे अकेले में थक जाते हैं, आत्महत्याएं बहुत होती है, परेशान होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उनको कैसे हम बदल सकें? चाहे तो आत्महत्या, चाहे पर हत्या, चाहे तलाक, चाहे पति पत्नी का झगड़ा, माता पिता का झगड़ा, पुत्र पिता का झगड़ा, ये सारा क्यों चलता है कि हम बौद्धिक विकास तो कर देते हैं, चाकू की धार तो तेज कर देते हैं, पर ऊपर खोल नहीं, इंसुलिन नहीं है, तो फिर वह धार काटने लग जाती है। बहुत आवश्यक है संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, एक बैलेंस हो, संतुलन हो, संतुलित व्यक्तित्व जिसमें बौद्धिक विकास भी है और जिसमें भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। कोरा इंटेलेक्ट का विकास नहीं, कोरा इंटेलेक्चुअल नहीं बनाना है, उसे संतुलित व्यक्तित्व बनाना है, तो दोनों चाहिए। तो विद्यार्थी हैं, अध्यापक भी हैं, सब मुख्यतः शिक्षक, शिक्षा के संचालक, वे लोग इस पर ध्यान दें कि हमें केवल जो सरकारी पाठ्यक्रम है जिससे कि एक बौद्धिक का विकास हो जाए, चाहे वह आर्ट्स फैकल्टी का हो, चाहे साइंस फैकल्टी का किसी का हो, अपने विषय का ज्ञान तो हो जाए और वह वैज्ञानिक भी बन जाए और भी बन जाए, किंतु ऐसा नहीं बनता कि घर में शांति से नहीं रहता और न दूसरे को रहने देता। मैं अपनी बात संपन्न करूं। आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे और उस समय DS कोठारी, जो महान वैज्ञानिक थे भारत के, DS कोठारी, और कुछ फिजिक्स के प्रोफेसरों को साथ लेकर आए। बातचीत हो रही थी
और उन्हीं दिनों पूषा इंस्टीट्यूट के जो बड़ी संस्था है कृषि विज्ञान की, भारत सरकार की, एक वैज्ञानिक ने आत्महत्या कर ली थी छत से लांग के, उसी भवन की छत से कूद कर। तो हमने कोठारी जी से पूछा कि ये क्यों हुआ, तो बोले कि पदोन्नति में थोड़ा क्रम बदल गया और इसमें आकर आत्महत्या कर ली। हमें आश्चर्य, हमने कहा कि इतना बड़ा वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, प्रोफेसर, और एक पदोन्नति के क्रम में परिवर्तन होने से आत्महत्या जैसा पाप कर लिया, और कुछ भी कर सकता था। बोले आवेश में आ जाते हैं तब ऐसा होता है। विज्ञान ने और तो बहुत बातें बता दी, पर आवेश पर कंट्रोल कैसे करें, ये बात हमारी विज्ञान के साथ भी नहीं है, शिक्षा के साथ भी नहीं है, और मनोविज्ञान के साथ भी अभी पूरी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सब शिक्षक इस पर ध्यान दें कि विद्यार्थियों को कैसे करें। बहुत बड़ी बात प्रारंभ में नहीं करें, केवल श्वास लेने की कला सिखा दें, श्वास लेने की कला। तो विश्वास है कि एक व्यक्तित्व के निर्माण की पृष्ठभूमि बन जाएगी श्वास लेने की कला। और दूसरी बात, ऑटो रिलैक्सेशन, अपने आप को कितना ढीला छोड़ सके जिससे तनाव न हो, टेंशन न हो। ये 2-4 छोटी छोटी बातों का भी अभ्यास कराया जाए, फिर तो आगे और बहुत विकास हो सकता है। और उस विकास, हमारे सामने तो बड़े बड़े लोग उस विकास के लिए आते हैं और भर्ती होते हैं, करते हैं। मुझे पता चला कि एक बहन ने बताया कि लाडनू से एमएड किया है, तो उसके साथ तो जीवन विज्ञान का चलता ही है और प्रयोग भी किए होंगे, तो यहाँ भी चले। तो हम केवल विद्यार्थी को बौद्धिक विकास देकर नहीं, किंतु अच्छे व्यक्तित्व का एक निर्माण की कला देकर और यहाँ से विद्यालय से प्रस्थित कर सकते हैं। ओम श्री महाप्रज्ञ